प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 12 हिंदी काव्य के हिरोशिमा चैप्टर की लिखित व्याख्या लेकर के आ चुका हूं। आप सभी लोग मेरी हैंड रिटेन नोट्स देख सकते हो। पहले मैं व्याख्या बुक में समझाऊंगा, उसके बाद अपनी नोट्स में बताऊंगा कैसे आपको संदर्भ लिखना है, कैसे व्याख्या लिखनी है, कैसे काव्यगत सौंदर्य लिखना है। तो ये मेरा वादा है दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा चैप्टर आपको समझ में आएगा। एक एक शब्द का मैं अर्थ आपको बताऊंगा और कैसे बोर्ड एग्जाम में आपको व्याख्या लिखनी है, एक एक चीज़ अच्छे से बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और हिरोशिमा चैप्टर की व्याख्या को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले बात करें इस चैप्टर में लिखा क्या गया है। तो दोस्तों, इस चैप्टर में जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यानी कि जापान के हिरोशिमा नगर पर जब अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, तो उससे जो नरसंहार हुआ उसका वर्णन इसमें कविवर अज्ञे जी ने बहुत ही सरल शब्दों में किया है। ठीक है ना। तो चलिए अब समझते हैं एक एक शब्द का अर्थ और व्याख्या। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक। ठीक है। यहाँ पर अज्ञे जी कहते हैं कि एक दिन अचानक सूरज निकला। एक दिन सहसा, सहसा माने अचानक, सूरज निकला मतलब सूर्य भगवान निकल आए, अचानक सूरज निकला। अरे कहाँ पर निकला सूरज? क्षितिज पर नहीं। पर डे यानी प्रतिदिन सूरज कहाँ पे निकलते हैं? क्षितिज पर। क्षितिज क्या होता है दोस्तों? होता है जहाँ पे धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं। यानी जैसे ही आप सामने देखते हैं तो सूरज जहाँ पे निकलता है उसको क्षितिज कहते हैं। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर कवि कहते हैं कि अचानक सूरज निकला लेकिन क्षितिज पर नहीं निकला। कहाँ पे निकला वो? नगर के चौक पर, अर्थात नगर के बीचों बीच। नगर के चौक मतलब नगर के बीचों बीच सूरज निकला। सूरज क्षितिज पर नहीं निकला, नगर के चौक पर निकला। और आगे देखते हैं क्या लिखा गया है, अभी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, एक एक शब्द बताऊंगा। ठीक है। धूप बरसी, और जैसे ही सूरज भगवान निकलते हैं दोस्तों तो क्या होता है? कड़ाकेदार धूप निकलती है ना। धूप बरसी, और वैसे ही उस दिन भी धूप बरसी, लेकिन अंतरिक्ष से नहीं बरसी। जैसे प्रतिदिन सूरज भगवान निकलते हैं तो धूप अंतरिक्ष से आती है, लेकिन उस दिन धूप अंतरिक्ष से नहीं आई। कहाँ पर आई? फटी मिट्टी से आई, अर्थात धरती से उस दिन धूप निकल रही थी। उस दिन क्या था कि धरती से हीट निकल रही थी, धरती से धूप निकल रही थी, जबकि सूर्य निकलते टाइम प्रतिदिन धूप ऊपर से आती थी, अंतरिक्ष से आती थी। लेकिन उस दिन धूप जो है फटी हुई मिट्टी के कणों से निकल रही थी। यानी कवि के कहने का मतलब ये है कि भाई एक दिन सहसा सूरज निकला, मतलब एक दिन अचानक क्या हुआ कि सूरज ऐसा लगा जैसे सूर्य भगवान निकल आए हों। ऐसा लगा मतलब इतना ज़्यादा उजाला हुआ, इतना ज़्यादा प्रकाश हुआ जैसे सूर्य भगवान निकल आए हों। और नगर के चौक पर इतना ज़्यादा प्रकाश हुआ, अर्थात नगर के बीचों बीच वो बम फेंका गया, और जैसे ही बम विस्फोट हुआ तो इतना ज़्यादा प्रकाश हुआ जिसको देखकर ऐसा लगा जैसे अचानक सूरज निकल आया हो। क्षितिज पर नहीं निकला है, नगर के चौक पर सूरज निकल आया हो। उस ज्वाला को, उस प्रकाश को देख करके ऐसा लगा। ठीक है। और सूरज निकलने के बाद जैसे धूप बरसती है, परंतु उस दिन धूप जो है वो अंतरिक्ष से नहीं बरस रही थी, फटी मिट्टी से, अर्थात जिस जगह पर बम गिराया गया था वहां पर भूमि चीथड़े चीथड़े उड़ गए थे, गड्ढे हो गए थे जमीन में, और उन्हीं गड्ढों से और उसी मिट्टी से हीट निकल रही थी, अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकल रही थी जो नरसंहार कर रही थी, अर्थात लोगों के जीवन को नुकसान पहुंचा रही थी। ठीक है। फटी मिट्टी के कण से ऊष्मा निकल रही थी। चलिए अब यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या आपको लिखना बताते हैं। आपको एक तरफ लिखना है एक दिन सहसा, दूसरी तरफ मिट्टी से, डैश डैश करेंगे। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी द्वारा रचित हिरोशिमा नामक पाठ से अवतरित है। व्याख्या। प्रस्तुत पद्यांश में कवि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि एक दिन सूर्य अचानक निकल आया, पर वह आकाश में नहीं बल्कि हिरोशिमा नगर के एक चौक पर निकला। सूर्य के उदित होते ही चारों ओर धूप बरसने लगी, अंतरिक्ष से नहीं बल्कि उस दिन वहां की फटी हुई मिट्टी धूप बरसा रही थी। ठीक है। यहाँ कवि ने परमाणु बम का सूर्य के रूप में वर्णन किया है और कहता है कि यह परमाणु बम नगर के बीचों बीच गिराया गया, और जहाँ पर बम गिराया गया था वहाँ की भूमि गड्ढे में बदल गई, जिसे कविता में फटी हुई मिट्टी कहा गया है। बम विस्फोट के बाद उस स्थान से काफ़ी अत्यधिक मात्रा में विषैली गैसें निकल रही थीं, जिनकी तुलना सूर्य के धूप से की गई है। ठीक है भैया, ऐसे आप लिखेंगे। भाषा खड़ी बोली हो जाएगी, शैली प्रतीकात्मक हो जाएगी, छंद मुक्त हो जाएगा, अलंकार अनुप्रास रूपक, उत्प्रेक्षा भी है और उपमा भी है। ठीक है। गुण ओज है, शब्द शक्ति लक्षणा है। ये आपका काव्यगत सौंदर्य है। क्या है? काव्यगत सौंदर्य। चलते हैं दोस्तों अगले पद्यांश पर। अब ये पद्यांश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में 100% आता है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है।
छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी। वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। काल सूर्य के रथ के पहिए के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशाओं में। ठीक है। कुछ क्षण का वह उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी फिर। यहाँ तक का हम इस बार व्याख्या देखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि छायाएं मानव जन की दिशाहीन। जैसे ही सूरज भगवान निकलते हैं तो क्या होता है, लोगों की परछाइयां यानी छाया बननी शुरू हो जाती है। ठीक है। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि जैसे ही ये ज्वाला उत्पन्न हुई तो छाया तो बनी, उस दिन छाया बनी, लेकिन कैसी छाया बनी, दिशाहीन। ऐसी छाया जिसकी कोई दिशा नहीं थी, इधर उधर दिशाहीन हो करके सब लोग बिखर पड़े थे। छायाएं मानव जन की अर्थात मनुष्य लोगों की, मानव जन की यानी मनुष्यों की छायाएं जो है उस दिन दिशाहीन हो गईं। अर्थात कोई इधर बिखर रहा है तो कोई उधर बिखर रहा है, यानी हर व्यक्ति के चिथड़े चिथड़े उड़ गए थे। सब लोग यहाँ वहाँ बिना किसी उद्देश्य के, दिशाहीन मतलब बेउद्देश्य, बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे। व्यक्ति जब जीवित होता है दोस्तों तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, लेकिन जब व्यक्ति मर जाता है तो वो उद्देश्यहीन हो जाता है। और वैसे ही उस दिन स्थिति थी कि मनुष्यों की परछाइयाँ, मनुष्यों की छायाएं जो हैं सब दिशाहीन हो गई थी। अर्थात कोई इधर पड़ा हुआ है तो कोई उधर पड़ा हुआ है। ठीक है। सबके चिथड़े चिथड़े उड़ गए थे, सब और पड़ी मतलब चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में पड़ी हुई थी मनुष्यों की परछाइयाँ या कह लो छायाएं इधर उधर बिखरी हुई, दिशाहीन होकर के पड़ी हुई थी। वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। कभी कहते हैं कि उस दिन मुझे लगता है कि वो जो इतनी ज़्यादा ज्वाला उत्पन्न हुई थी वो सूरज से नहीं उत्पन्न हुई थी। कहते हैं वो सूरज नहीं था, मुझे लगता है कि वो सूरज नहीं उगा था पूरब में, क्योंकि वो पूरब दिशा में नहीं उगा था। वह बरसा था सहसा बीचों बीच नगर के, अपितु वह एकदम नगर के बीचों बीच गिराया गया था। वह सूरज होता तो पूरब में निकलता, लेकिन वो सूरज नहीं था, वह नगर के बीचों बीच गिराया गया। ठीक है। और उस बम के गिरने के बाद इतना ज़्यादा प्रकाश हुआ, इतना ज़्यादा ज्वाला हुई, इतना ज़्यादा विस्फोट हुआ, इतना ज़्यादा विनाश हुआ कि जिसको देख करके ऐसा लगा कि काल सूर्य के रथ के पहिए के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों। जैसे ही वो बम गिरा, यानी जैसे ही वो बम नगर के बीचों बीच आया तो उसको देख करके ऐसा लगा जैसे कोई सूर्य काल बन करके आ गया हो। जैसे ये बम जो है काल बन करके आ गया हो और उस काल रूपी सूर्य के रथ के पहिए जो हैं, यानी काल रूपी सूर्य जिस रथ से आया है उसके पहिए के ज्यों अरे अरे माने धुरी, अरे माने धुरी टूट करके बिखर गई हो चारों दिशाओं में। यानी उसके पहिए जो है, जैसे ही बम फटा दोस्तों तो बम जिन जिन पुर्जों से मिल करके बना होता है वो पुर्जे टूट करके जिन जिन दिशाओं में जाते हैं वहाँ वहाँ पर विस्फोट करते हैं और वहाँ वहाँ विनाश होता है। और वैसे ही कभी कहते हैं कि जैसे ही वो बम आया और फट गया, अलग अलग टुकड़ों में बट गया, चारों दसों दिशाओं में फैल गया, बिखर गया, तो उसको देख करके ऐसा लग रहा था जैसे कोई काल रूपी सूर्य आ गया हो और वो जिस रथ से आया है उस रथ के पहिए टूट करके सभी दिशाओं में फैल गए हों। ठीक है। और विनाश मचा रहे हों। बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, यानी वह परमाणु बम नगर के बीचों बीच गिरा और उसको देख करके ऐसा लग रहा था जैसे कोई काल रूपी सूर्य के रथ के पहिए जो हैं टूट गए हों और दसों दिशाओं में फैल गए हों। ठीक है। आगे कभी कहते हैं कुछ क्षण का वह उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी फिर। कभी कहते हैं कि कुछ क्षण का वह उदय अस्त था, यानी जैसे ही प्रकाश हुआ तो ऐसा लगा कि सूर्य भगवान उदित हुए। क्या हुए? उदित हुए। प्रकाश हुआ तो ऐसा लगा जैसे सूर्य भगवान उदित हुए, लेकिन जैसे ही प्रकाश होने के बाद विस्फोट हो गया तो फिर उसका जो या कह लो विकिरण जो है या फिर उसके जो हानिकारक गैसें जो है पूरे वातावरण में फैल गईं और अंधेरा छा गया और फिर ऐसा लगने लगा जैसे सूर्यास्त हो गया हो। ठीक है ना। यानी क्षण भर में ही सूर्योदय और सूर्यास्त का आभास कराने वाली ये घटना जो है, ऐसा लग रहा था उस समय ये जो प्रज्वलित क्षण था, यानी अचानक जो प्रकाश हुआ, प्रज्वलित क्षण उत्पन्न हुआ, उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि जैसे यह सभी दृश्यों को सोख लेने वाली एक दोपहरी हो, सभी दृश्यों को सोख लेने वाली अर्थात वहां पर उपस्थित सारे नज़ारों को नष्ट कर देने वाली ये दोपहरी थी। ठीक है। फिर क्या हुआ वो अगले पद्यांश पे पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पर देखिए कवि कहते हैं कि भाई जैसे ही प्रकाश उत्पन्न हुआ, प्रज्वलित क्षण हुआ, प्रज्वलित क्षण माने प्रकाश से युक्त, खूब ज्वाला से उत्पन्न क्षण, ज्वाला से उत्पन्न समय, यानी जैसे ही वो बम फटा तो खूब ज्वाला उत्पन्न हुई
और उस प्रज्वलित क्षण को देख करके ऐसा लग रहा था जैसे ये एक दोपहर हो। और कैसी दोपहर? दृश्य सोख लेने वाली, अर्थात सारे नज़ारों को नष्ट कर देने वाली। यानी इस दोपहर ने तो मनुष्यों का जीवन भी सोख लिया, उनको भी भाप बना करके उड़ा दिया। चलिए यहाँ तक की व्याख्या पहले देखते हैं, फिर अगले पद्यांश को पढ़ेंगे। आपको एक तरफ लिखना है छायाएं मानव, दूसरी तरफ दोपहरी, फिर डैश डैश करेंगे संदर्भ पूर्वत, यानी जैसे मैं पहले वाले पद्यांश में बताया हूँ सेम संदर्भ वही यहाँ पर आपको लिख लेना है। व्याख्या में लिखेंगे, कवि कहता है कि जैसे सूर्य निकलने के बाद पृथ्वी पर सभी वस्तुओं की छाया बनने लगती है, उसी प्रकार बम विस्फोट के दौरान मनुष्यों की छायाएं दिशाहीन होकर चारों ओर बिखर गईं। अर्थात मनुष्य को क्या शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए और इधर उधर बिखर गए। आगे कवि कहते हैं कि उस दिन वह सूरज पूरब दिशा में नहीं निकला था, बल्कि वह एक परमाणु बम था जो अचानक नगर के बीचों बीच गिराया गया था। उस परमाणु बम रूपी सूर्य को देखकर ऐसा लगा जैसे यह नगर के बीचों बीच में काल बन करके आया हो और उसके रथ के पहिए के डंडे जो हैं टूटकर चारों ओर बिखर गए हों। अतः बम फटते ही विध्वंसक पदार्थ जो है मौत बनकर दसों दिशाओं में फैल गए। कवि कहता है कि क्षण भर में ही सूर्योदय और सूर्यास्त का आभास दिलाने वाला यह ज्वलंत दृश्य जो है, प्रकाश से युक्त दृश्य जो है, अपने तापमान से वहाँ के दृश्यों को भी सोख लेने वाला था। ठीक है, यानी हिरोशिमा नगर की सुंदरता को सोख लिया। अर्थात परमाणु विस्फोट रूपी वह सूर्य अपने हानिकारक प्रभाव से सब कुछ जलाकर राख कर देने वाला था। ठीक है, काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए, भाषा खड़ी बोली, छंद आपका मुक्त है, अलंकार अनुप्रास रूपक उत्प्रेक्षा उपमा गुण ओज शब्द शक्ति लक्षणा। ठीक है भैया, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो कर दो। चलते हैं अगले पद्यांश पर। छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर, मानव ही सब भाप हो गए, छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर उजड़ी सड़कों की गज पर। ठीक है, यहाँ तक मानव की साखी हद पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कवि कहते हैं कि छायाएं मानव जन की, अर्थात मनुष्यों के समूहों की छायाएं जो हैं, जैसे ही वो सूरज निकला खूब प्रकाश हुआ तो मनुष्यों की छायाएं तो बनी, मनुष्यों की परछाइयाँ बनी, लेकिन वो परछाइयाँ फिर मिटी नहीं लंबी हो होकर। अब परछाइयाँ लंबी कब होती हैं दोस्तों? जब सूर्योदय सूर्यास्त के समय, यानी सूर्य भगवान जब अस्त होने वाले होते हैं उस समय देखे होंगे आपकी परछाई, अगर आप 5 फुट के हैं तो आपकी परछाई 15-20 फुट की बनती है ना। कहने का मतलब ये है कि सूर्यास्त के समय छायाएं जो हैं लंबी होती हैं। वैसे ही कभी कहते हैं कि छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर, यानी जैसे ही वो सूर्यास्त हुआ, मतलब जैसे ही वो बम फटा तो मनुष्यों की छायाएं बनी, और जैसे ही उसका प्रभाव धीरे धीरे मंद होने लगा, लेकिन मनुष्यों की वो छायाएं जो है नहीं मिटी लंबी हो करके, छायाएं बन गईं लेकिन दोबारा फिर मिटी नहीं है। क्यों नहीं मिटी हैं दोस्तों? अब छायाओं के ना मिटने का मतलब क्या है? छायाओं के ना मिटने का मतलब ये है दोस्तों कि आज भी वो घटना हमको याद आ रही है। यानी भले ही वो घटना हो चुकी है और समय भी बीत चुका है, लेकिन वो यादें अभी भी नहीं मिटी हुई हैं। यानी वो छायाएं जो बन गई आज तक मिटी नहीं हैं, अभी भी वो याद आती हैं तो बड़ा दुख होता है। कवि कहते हैं कि मानव ही सब भाप हो गए, छायाएं तो अभी भी लिखी हैं। कवि कहते हैं कि उस दृश्य में, उस घटना में मनुष्य ही सब भाप बन करके उड़ गए, छायाएं तो अभी आज भी हमको दिखाई देती हैं। छायाएं कैसे दिखाई देती हैं? क्योंकि जब हम वहाँ के झुलसे हुए मुरझाए हुए पत्थरों को देखते हैं और उजड़ी हुई सड़कों की गच पर देखते हैं, उजड़ी हुई सड़कों के गड्ढों को देखते हैं, ठीक है, उजड़ी हुई सड़कों को देखते हैं, तो वो घटनाएं हमको आज भी याद आती हैं। हमको भी वो दृश्य याद आता है, वो नज़ारा हमको याद आता है, और हम कल्पना कर लेते हैं कि कितना विनाश हुआ होगा, है ना। आगे कवि कहते हैं, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। मानव का रचा हुआ सूरज, यानी कि जिस सूरज रूपी परमाणु बम को मनुष्य ने ही बनाया है, उसी ने मनुष्य को भाप बना करके सोख लिया, अर्थात उसी ने मनुष्य को बर्बाद कर दिया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है, अर्थात पत्थरों पर ये लिखी हुई, यानी पत्थर जो बता रहे हैं, वहाँ के पत्थरों को देख करके जो हमको समझ में आ रहा है, यानी जो पत्थर बेढंगे रूप में ढले हुए हैं, जल करके राख हो गए हैं, उन पत्थरों को देख करके और उनकी जली हुई छाया को देख करके, ये सब चीज़ें हमको, ये मानव की साखी है, अर्थात हुए भीषण नरसंहार का ये प्रत्यक्ष साखी माने गवाह है, प्रत्यक्ष साक्षी माने साक्षी है। साखी माने साक्षी है, यानी प्रमाण है। यानी जो जले हुए पत्थर हैं और जो मुरझाए हुए पत्थर, बेढंगे पत्थर हैं, उनको देख करके इन सब चीज़ों का हमें पूरा प्रमाण मिलता है, और हुई उस घटना की हमको पूरा कल्पना हो जाती है कि कैसे वो घटना हुई होगी। ठीक है,
चलिए यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या भी देख लेते हैं। तो आपको एक तरफ लिखना है संदर्भ पूर्वक, ठीक है। व्याख्या लिखेंगे, कवि कहते हैं कि बम गिरने के बाद इतना विनाश हुआ कि सारी लीला ही खत्म हो गई तथा मानव शरीर भाप बनकर वातावरण में मिल गया। परंतु यह दुर्घटना आज भी वहाँ के झुलसे हुए पत्थरों और उजड़ी हुई सड़कों पर वर्णित है। अर्थात वहाँ के पत्थर और सड़कों को देखकर वह खतरनाक स्थिति याद आ जाती है। आगे कवि कहता है कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया परमाणु बम रूपी सूर्य मानव को ही भाप में बदल करके मिटा दिया। पत्थर पर लिखी हुई वह जलती छाया अर्थात पत्थरों के विकृत रूप जो हैं मनुष्य की निर्दयता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। चलिए इसका काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं भैया। भाषा खड़ी बोली, छंद मुक्त, गुण ओज, शैली प्रतीकात्मक, अलंकार अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, शब्द शक्ति, लक्षणा। यहाँ से आज का ये वीडियो फिनिश हुआ और चैप्टर भी फिनिश हुआ। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। इस स्कैनर को स्कैन करो और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आ जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लो, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, क्लिक करके ज्वाइन कर लो। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।